ये मैंने आपको एक डायग्राम दिया था जिसके थ्रू आपको पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी और ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है आपको क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो इसमें एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। जैसे सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहता है डिजायर्ड जीन का आइसोलेशन। जो जीन आपको चाहिए वो जीन आप उसे आइसोलेट करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो वही है। ठीक है, दूसरी चीज़ एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। दो जो जीन आपने ले लिया है किसी प्लांट से, आपने प्राप्त कर लिया है, उसको जो है उसकी मात्रा को बढ़ाना है। तीसरी चीज़ है कि उसे आप जिसके अंदर डालना चाहते हैं, जिस भी स्पीसीज के अंदर आप उसे इंसर्ट करना चाहते हैं वो है। और चौथा जो है जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो आपका बन जाता है उसको टिश्यू कल्चर की सहायता से या किसी अन्य टेक्निक की सहायता से जब आप उसे रेज करते हैं वो है। और लास्ट जो है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट प्राप्त करना है। तो सामान्यतः आपका जो चैप्टर है वो इस चीज़ पर कन्फाइंड है ज़्यादा, प्रोडक्ट कन्फाइंड, कि प्रोडक्ट हमें ये लेना है। इसीलिए इसको थोड़ा सा ना इसी के ऊपर कर दिया गया है कि हमें प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, इसीलिए बायोरिएक्टर भी उसमें दिया हुआ है। दूसरा आपको उदाहरण मैं आपको देता हूँ। बीटी कॉटन आपने नाम सुना है? इससे ये बेस्ट एक्सप्लेन हो जाएगा आपका, बहुत ही सरल और बहुत बढ़िया ढंग से आपको ये समझ में आने वाला है सारा का सारा। ठीक है, तो बीटी कॉटन की अगर आप बात करते हैं तो बीटी कॉटन में जो बीटी जीन है उसका क्या काम है? हाँ, इंसेक्ट का जो है वो बिल्कुल उसका रेजिस्टेंस उत्पन्न कर देता है। बीटी बेसिकली बेसिलस थ्यूरिजेंसिस नाम का बैक्टीरिया है, वहाँ से ये नाम आया है। उसके अंदर एक खास प्रकार का जीन पाया जाता है और उस जीन की वजह से उस बैक्टीरिया के अंदर क्या है, एक प्रोटीन बनता है जिसको क्राई प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, और क्राई प्रोटीन जो है अगर कोई इंसेक्ट खा लेता है तो उसमें पैरालिसिस हो जाती है और वो इंसेक्ट जो है मृत हो जाता है। तो अगर यही जीन हम कॉटन के अंदर डाल दें तो क्या हो जाएगा? बीटी कॉटन। ठीक है, अब बीटी कॉटन चल रहा है अभी फिलहाल, लेकिन सरकार ने कुछ एक उसको लिमिटेशंस में ही रखा है कि अभी इतना आप जो है वो 25% बीटी कॉटन बो सकते हैं या कुछ एक परसेंटेज तय कर रखी है। क्योंकि अगर सारे के अंदर बो देंगे तो क्या होगा, ये जो दूसरी इंसेक्ट स्पीसीज हैं ये तो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल समाप्त। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है उसको लेते हैं डिजायर्ड जीन आइसोलेशन। डिजायर्ड जीन को कैसे आइसोलेट करेंगे? उससे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में आपको बता चुके हैं, उसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। कोई कन्फ्यूजन है? किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है? ठीक है, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या इसके बारे में भी जानते हो? ये नहीं जानते, ये मैं बता देता हूँ अभी आपको। देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, आप एक कल्पना कीजिए कि ये इस तरीके का, ये इस तरीके का पात्र है। ठीक है, ये इस तरीके का पात्र है, मतलब एक यूं मान के चलिए ट्रे नुमा है। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या कर दिया है, जेल, इसके अंदर जेल भर दी। ठीक है, जेल कैसे, अगैरो जेल और बहुत टाइप के जेल्स होते हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिया, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड लगा दिया। ठीक है, एक में पॉजिटिव चार्ज है, एक में नेगेटिव चार्ज है। जो डीएनए है, डीएनए में आपको पता है कौन सा चार्ज होता है, नेट चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पर कौन से होते हैं? फॉस्फेट्स। इसलिए डीएनए को यहाँ पर रखा जाता है और उसमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे इसमें, तो डीएनए क्या इस जेल पर किधर चलेगा? इधर चलेगा। अब आप जो चीज़ देखें, अगर इस जेल को हम यूँ मान लें कि भाई ये जेल है, ठीक है, तो डीएनए यहाँ से
बड़े फ्रेगमेंट यहाँ रह जाएंगे, छोटे फ्रेगमेंट इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके आते जाएंगे। ठीक है, समझ गए हो? इनको आइडेंटिफाई करने का भी एक तरीका होता है, अगर आपके कोर्स कंटेंट में आ गया है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे अगर आपको ये पता चल जाता है कि भी इस फ्रेगमेंट के अंदर जो हमारा डिजायर्ड जीन है वो प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपने इस फ्रेगमेंट से डीएनए को यहाँ से निकाल लेना है, अलग निकाल करके। अब जो सेकंड स्टेप आता है ज़रा देखिए, ये कौन सा है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। इसमें दो चीज़ें आती हैं, प्लाज्मिड या पीसीआर। अभी हम प्लाज्मिड पढ़ने जा रहे हैं। प्लाज्मिड पढ़ोगे तो प्लाज्मिड में जो देखने वाली चीज़ है, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा प्लाज्मिड है क्या। बैक्टीरिया देखा है आपने? बैक्टीरिया डायग्राम आपने देखा है? ये क्या है? न्यूक्लियोइड। और ये क्या है? ये यहाँ पे क्या है? प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड को कह सकते हैं आपकी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडी है। इसके अलावा जो ये क्या है, ये एक्स्ट्रा है ना, ये मेन क्रोमोसोम तो क्या है? न्यूक्लियोइड है। और ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडी है ये क्या है? प्लाज्मिड है। तो जब एक सेल से ये सेल्स दो बनेगी, दोनों के अंदर दो प्लाज्मिड हो जाएंगे। 2 से 4 बनेगी तो कितने हो जाएंगे? 4 प्लाज्मिड हो जाएंगे। और बैक्टीरियल सेल आपको पता है बहुत फटाफट ग्रोथ करती है, जिसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अब प्लाज्मिड की सहायता से हम कैसे बढ़ा सकते हैं ये देखेंगे। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्लाज्मिड्स डिजाइन किए गए हैं। उन प्लाज्मिड में जो आपके बुक में दिया हुआ है वो PBR322 ये एक नाम होता है। प्लाज्मिड डिजाइन किए गए हैं, उसी आधार पे ये नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड का एक इस तरीके का डायग्राम भी बना हुआ है। आपकी किताब में एक इस तरीके का डायग्राम बना हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहां पर एक जीन दिया हुआ है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, यहाँ पर दिया हुआ है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। कुछ दो टाइप के ये इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन हैं। बाकी इनके जो ये नेमिंग है, वैसे तो ये हायर क्लासेस का टॉपिक है, लेकिन फिर भी आ रहा है तो आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पी का मतलब क्या है? प्लाज्मिड। ठीक है, ये बी एंड आर जो है बोलिवर एंड रोड्रिग्यूज, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बनाया था। और 322 एक किलो बेस पे और कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा आप इसका प्राइमरी नॉलेज यहाँ आपको मिल गया है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये PBR322 की स्ट्रक्चर है। इस प्लाज्मिड का उपयोग हम क्या है, जीन्स को क्लोन करने में करते हैं। अब कुछ इन चीज़ों को ध्यान देंगे। एम्पिसिलिन क्या होता है पता है? ये है एंटीबायोटिक। टेट्रासाइक्लिन भी एक एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक क्या काम करते हैं? बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक बैक्टीरिया के अंदर, ये एक बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरिया के अंदर ये PBR322 क्या है? प्लाज्मिड है। इसके अलावा ये इसका मेन क्रोमोसोमल डीएनए है। तो ये अगर PBR322 उसके अंदर है तो उसको कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स नहीं मार सकती? एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि इसके अंदर जो जीन्स हैं आपको पता है, ये कौन सा जीन था? इधर ये यहाँ पे बताया हुआ है ना। ये दोनों जीन्स क्या करते हैं, जैसे ही ये एंटीबायोटिक्स इसके कल्चर मीडिया में इसके अंदर आएंगी तो उनको वो डिसइंटीग्रेट कर देगा। इसी वजह से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है। अभी इसका हमें इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है अभी आपको पता चलेगा कि भी हमने प्लाज्मिड के अंदर डीएनए डाल दिया, कल्चर करने के लिए हमने
प्लाज्मिड में डीएनए डाल दिया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा भाई, लाखों की संख्या में बैक्टीरिया होते हैं, कौन से बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर ये हमारा डीएनए है, कौन से में नहीं है। कल को हमने गलत कॉलोनी उठा ली तो हमारा सारा प्रोसीजर ही गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए उसको एक तरीके से यहाँ पर ये मार्कर या रिपोर्टर जीन मान लीजिए, वो डाल करके कुछ विशेष प्रकार के प्लाज्मिड डिज़ाइन किए गए हैं ताकि हमें जो है वो जो डिजायर्ड जीन की प्रेजेंस का पता चल जाए। हमने डिजायर्ड जीन तो निकाल ही लिया था, अब इसके अंदर कैसे जोड़ेंगे, इसके अंदर जोड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि इनकी साइट्स भी हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट्स। जैसे पहले मैंने आपको एक जो था आपका ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसके बारे में बताया था ना एक दिन, GAATTC ऐसा बताया था ना। ये प्रश्न आ सकता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं और ये इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है, यानी इसी साइट के बीच में ही ये कट लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब पर्टिकुलर मैप बना हुआ है कि E को R फर्स्ट ये यहीं काटेगा या यहाँ काटेगा, आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। ये इतना आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, आपको सिर्फ इसका मेथड समझना है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे HIND सेकंड है, BAM फर्स्ट है। इस तरीके के कई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की रेस्ट्रिक्शन साइट्स हमने मैप बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे आप इसको अगर समझना चाहते हैं तो हमारे पास क्या जीन आ गया, कौन सा जीन था, डिजायर्ड जीन, और ये इस जीन को हमें इसकी मात्रा को बढ़ाना है। ठीक है, यही करने वाले हैं हम। तो ये करने के लिए हमने मान लीजिए भी E को R फर्स्ट का सहारा लिया, तो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और ये टेट्रासाइक्लिन, मान लीजिए इसमें ये रेस्ट्रिक्शन साइट थी, तो हम अगर E को R फर्स्ट का ट्रीटमेंट देंगे तो इसमें तो बीच में कट लग जाएगा। ठीक है, कट लग जाएगा ना। इसमें पहले ही हमने E को R फर्स्ट से काटा हुआ है, तो इसमें भी वही एंड है। तो जरा देखो, यहाँ कट लग गया, अब ये कट किया हुआ है, इसके साथ में हमने क्या कर दिया, डिजायर्ड जीन, और हमने किसका ट्रीटमेंट दे दिया, लाइगेज एंजाइम का ट्रीटमेंट दे दिया। तो ये जो आया है बीच के अंदर, ये कौन सा जीन आ गया, डिजायर्ड जीन आ गया। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला यहाँ से यहाँ तक था ना, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला जीन तो बीच में से ब्रेक हो गया और उसमें नया जीन कौन सा आ गया, डिजायर्ड जीन आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। ये एम्पिसिलिन वाला था और ये इधर वाला जीन ये टेट्रासाइक्लिन वाला था। अब ये जो प्लाज्मिड आया है, इस प्लाज्मिड को हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। और रिकॉम्बिनेंट क्यों कहते हैं, ये बार बार आएगा टर्म आपके लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसी के बेस पर है। बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी का जो बेस है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ही है। अगर हम एक के बाद दो या दो से अधिक जीवों के डीएनए को लेकर के एक सिंगल डीएनए के अंदर कंबाइन करते हैं तो उस डीएनए को क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट, बिकॉज डीएनए इज डेराइव्ड फ्रॉम द मोर देन 2 स्पीसीज और मोर देन 2 organisms, then it can be termed as recombinant DNA and the technology behind this is recombinant DNA technology। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। अब इस प्लाज्मिड का क्या करना है, ये प्लाज्मिड ऐसे बनाने का कोई फायदा है नहीं, इसकी मात्रा को हम बढ़ाएंगे। इसकी मात्रा को जब हम बढ़ाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन है और उसमें बैक्टीरिया है, ई कोलाई है। ठीक है, हमने क्या किया, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाए थे
वही वाला सॉल्यूशन इसके अंदर डाल देना, ठीक है। तो इसके अंदर हीट शॉक देंगे, थोड़ी हीट कर दी, फिर कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट कोल्ड। ऐसा करने से क्या है, बैक्टीरिया की जो वाल है ना, इसके अंदर टेम्परेरी होल्स बन जाते हैं, जिस वजह से जो हमारे प्लाज्मिड हैं वो इसके अंदर एंटर कर जाएंगे, ठीक है। अब 3 तरीके की पॉसिबिलिटी है। अब ये जो है, इसको हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देने के बाद इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो है वो डीएनए इसके अंदर आ गया है, प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आ गया है। तो 3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि या तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, ठीक, ये, या फिर नॉर्मल प्लाज्मिड है, या फिर कोई प्लाज्मिड उसके अंदर गया ही नहीं, ठीक है। इसको कैसे पहचानेंगे? हमें यही तो पहचानना है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाले बैक्टीरिया पहचानने हैं। हम माइक्रोस्कोप से देख तो सकते नहीं हैं कि इस बैक्टीरिया के अंदर जीन पहुंचा है, इसके अंदर नहीं पहुंचा है, तो इसको तो किसी दूसरे ढंग से मार्किंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ ये समझने वाली चीज़ है जो कि आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगी, और बुक में शायद इसको थोड़ा कम दिया हुआ है, तो आप इसको यहाँ थोड़ा डिटेल से देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अब इसको हम, अच्छा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में कौन सा जीन ब्रेक हुआ था? एम्पिसिलिन। इसका मतलब एम्पिसिलिन के प्रति उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बैक्टीरिया होगा जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा, तो उसमें एम्पिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के प्रति है। अच्छा, अगर ऐसा बैक्टीरिया होगा कि जिसके अंदर कोई प्लाज्मिड ही नहीं है, ठीक है, तो जिसके अंदर प्लाज्मिड नहीं होगा तो वो दोनों के प्रति रेजिस्टेंट नहीं होगा। और ऐसा है जिसके अंदर नॉर्मल प्लाज्मिड आ गया, मतलब भाई हमने तो कोशिश की थी डिजायर्ड जीन डालने की, तो सभी में थोड़ी अटैच हुआ है। वो तो हो सकता है अगर आपने 10 प्लाज्मिड ले रखे हैं तो 5 में अटैच हो गया, 5 में नहीं हुआ, तो 5 वापस भी अपना नॉर्मल प्लाज्मिड बन जाएंगे अटैच होकर के। तो नॉर्मल प्लाज्मिड होंगे तो वो ऐसे बैक्टीरिया एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों के प्रति रेजिस्टेंट होंगे। एक बार फिर से देखिए, तीनों बैक्टीरिया मैं यहाँ बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी बात। एक तो हमने ये सोचा था कि इसके अंदर ये कौन सा प्लाज्मिड हो गया? रिकॉम्बिनेंट। दूसरे के अंदर नॉर्मल प्लाज्मिड, और तीसरे के अंदर कोई प्लाज्मिड है ही नहीं। 3 सिचुएशंस बन सकती हैं, ठीक है। ये किसके प्रति रेजिस्टेंट होगा? ओनली टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि एम्पिसिलिन वाला तो इसका ब्रेक हुआ है। ये किसके प्रति रेजिस्टेंट होगा? एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। और ये किसके प्रति रेजिस्टेंट होगा? किसी के प्रति नहीं। ये बात आपको क्लियर है? अब हम करते हैं इसको कल्चर। वो जो आपने सॉल्यूशन ट्रांसफर करके जो सॉल्यूशन बनाया था उसको कल्चर प्लेट में हम कल्चर करते हैं। इसको मैं इसका फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। हमने जैसे ये कुछ जो पेट्री प्लेट्स होती हैं इस तरीके की है, ठीक है। इन पेट्री प्लेट में ये हमारे पास बहुत सारी होती हैं जो कल्चर करेंगे हम, तो इसमें नॉर्मल कल्चर मीडिया है जिसमें कोई एंटीबायोटिक ऐड नहीं किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि इसके अंदर उसमें से ड्रॉप लेके और कल्चर करेंगे। तो इसका जो मैं फ्रंट व्यू आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से दिखेगा। मान लीजिए ये 4 बैक्टीरिया की कॉलोनीज बनती है। आप देखोगे ना, यूँ मतलब यूँ गोल गोल आपको लगी हुई उसके अंदर दिखेगी, तो बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं, ठीक है। इन बैक्टीरियल कॉलोनीज से ही हमें डिसाइड करना है। ये मास्टर प्लेट होगी, इसमें कोई एंटीबायोटिक एडेड नहीं है, ठीक है।
दो प्लेट हमारे पास ऐसी होगी जिसके अंदर एक के अंदर तो क्या डाला होगा, एम्पिसिलिन, और दूसरे के अंदर क्या डाला होगा, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो हमने क्या करने हैं, एक जैसे स्टैंप होती है ना, बड़ी स्टैंप, वो इस साइज की जो इस पेट्री प्लेट के अंदर फिट आ जाए। ठीक है, ऐसी बनानी, उसके ऊपर एक क्लॉथ लगाना है ताकि यहाँ से हम लेंगे तो उस पर हल्की फुल्की कॉलोनी चिपक जाएंगी ना, उसका ओरिएंटेशन एक ही रखेंगे। ऐसे लिया हमने उस स्टैंप को, वो जैसे इस तरीके की होती है, इस पर क्लॉथ बंधा होगा और ये इसका हैंडल है। ठीक है, इसको हमने इसमें से लिया, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सेम रेप्लिका यहाँ आएगा ना। हम इसको 72 आवर्स के लिए इंक्यूबेट करेंगे और फिर देखेंगे। मान लीजिए ये कॉलोनी यहाँ पर ग्रो नहीं कर रही है, ये वाली। ठीक है, ये यहाँ भी ग्रो कर रही है और यहाँ भी ग्रो कर रही है। ठीक है, और ये कॉलोनी यहाँ भी ग्रो नहीं कर रही है, यहाँ भी ग्रो नहीं कर रही। ठीक है, और ये जो है ये यहाँ भी ग्रो कर रही है, यहाँ भी ग्रो कर रही है। ये जो है यहाँ ग्रो नहीं कर रही थी लेकिन इसमें ग्रो कर रही है। ठीक है, तो हमें कौन सी कॉलोनी सेलेक्ट करनी है जो इसमें ग्रो नहीं कर रही थी और इसमें ग्रो कर रही है, यानी उस कॉलोनी के अंदर एम्पिसिलिन वाला जीन नहीं है। तो एम्पिसिलिन वाला जीन किस में नहीं था, जिसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। तो हमारे काम की यही कॉलोनी होगी ना। हम यहाँ से इसको, मास्टर प्लेट में हमें पता है कि ये वाली कॉलोनी थी, हम यहाँ से इसको उठाएंगे और दूसरी प्लेट जिसके अंदर कोई एंटीबायोटिक नहीं है उसके अंदर कल्चर करेंगे। तो वहाँ जितनी भी कॉलोनीज बनेगी, सभी कॉलोनीज में जितने भी बैक्टीरिया होंगे सब के अंदर क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आपके पास आ गया, बहुत मात्रा में बढ़ गया, तो उसकी क्लोनिंग हो गई, वो जीन आपके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया। इस सारे मेथड को क्या कहते हैं, रेप्लिका प्लेटिंग मेथड कहते हैं। इतना आपको समझ में आया? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। तो ये मेथड तो हो गया जीन को बढ़ाने का, जीन को कैसे आप बढ़ाएंगे। ठीक है, किस मेथड से, प्लाज्मिड से। अब आपने क्या करना है, बैक्टीरिया को लेना है, जितने भी बैक्टीरियाज हैं इनको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, वहाँ पर सॉल्यूशन बनाना है और उनकी लाइसिस करनी है, डीएनए को निकालना है। डीएनए को निकालेंगे तो ज़्यादा मात्रा के अंदर आपको क्या मिलेगा, डिजायर्ड जीन मिलेगा। ठीक है, वापस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट के उसे आप प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद जो स्टेप आता है कि आप उसे ट्रांसफ़र करना है, आपको उसे जिसके अंदर आप चाहते हो। मान लो बीटी जीन ही हमने क्लोन किया है, तो बीटी जीन को हम कॉटन के अंदर ट्रांसफ़र तो करेंगे ना। तो वो ट्रांसफ़र करने के मेथड तो हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसके साथ कौन सा दिया हुआ था, ज़रा देखो। पीसीआर, हम पीसीआर पढ़ेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत?